तो सब ऑर्बिट्स का हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था क्या, शेप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब ऑर्बिट्स। एस सब ऑर्बिट, स्फेरिकल, पी सब ऑर्बिट, डम्बल, डी सब ऑर्बिट, डबल डम्बल, एफ सब ऑर्बिट, फ्लावर शेप और क्लोव शेप, और एफ ऑनवर्ड्स, जी एफ सारे के हम लोग उनका क्या लिखते हैं फाइनली, कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है। सब ऑर्बिट्स बेसिकली क्या है, कोई पाथ है या एरिया है, आर्बिट्रेरी पार्ट है स्पेस का या डेफिनिट पार्ट है, डेफिनिट पार्ट है, और उस डेफिनिट पार्ट में इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है या डिलोकलाइजेशन में, और डिलोकलाइजेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और उसके डिलोकलाइजेशन को मैथमेटिकली स्केच किया जाता है किस टर्म में, वेव इक्वेशन के टर्म में। क्या कहलाता है, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करके बहुत सारी फीचर्स, बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं। वन ऑफ देम इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर उनमें से एक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मैथमेटिकल सॉल्यूशंस में से। फिर हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर इस तरह से किसने दिया, थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी करी। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसने दिया, श्रोडिंगर। डी ब्रॉगली का भी नाम आ सकता है, और ऑप्शन नहीं रहने पर हाइजेनबर्ग का भी नाम आ सकता है, डिपेंड करता है, बट आप प्रेफरेबली किसको टिक करेंगे, श्रोडिंगर को। और इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर किसने दिया, हमने बताया आपको, डी फॉर डी ब्रॉगली और डी फॉर डुअल। डी ब्रॉगली का एक इक्वेशन था, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, नहीं लिखा था लास्ट क्लास, डी ब्रॉगली इक्वेशन में, वहां पे लिख देना जहां पे डी ब्रॉगली वाला लिखा था, डुअल नेचर, जहां लिखा गया था ना डुअल नेचर, वहां पे किसी भी मैटर का डुअल नेचर है, ये प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली, और इन्होंने एक इक्वेशन दिया है, लेमडा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, लेमडा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। इसमें एच क्या है लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा है हम लोगों ने, और व्हाट इज एम, मास। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लागू कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो भी मैटर का है तो उसका मास आ जाएगा। लेमडा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और वेव, वेव रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ, and v represents speed, and speed is the property of wave or matter, matter speed किसका प्रॉपर्टी हुआ। तो इस एक इक्वेशन से लोग क्या क्या इसमें कनेक्टेड है, वेव भी है और मैटर भी है। तो वेव और मैटर मतलब पार्टिकल नेचर, दोनों के बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो डी ब्रॉगली का ये इक्वेशन है, लेमडा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। ये वहां पे ऐड कर देना है जहां पे डी ब्रॉगली का क्या था, डुअल नेचर हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सब ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं तो उनकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। और अगर परसेंटेज में उसको बताना हो 90 to 95। कभी नहीं बोलते हैं कि सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 100% होगा, कि बोलोगे, कभी नहीं बोलो। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पर एक बार बात करते हैं। ध्यान देना लो, एस सब ऑर्बिट, एस जो है वो डायरेक्शनल है आपका या नॉन डायरेक्शनल, क्या मतलब हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को डायरेक्शन मिला हुआ है एस में या नहीं। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है एस में क्या होता है, उनका स्फेरिकल सिमेट्री है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है स्फेरिकल सिमेट्री पर, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रॉन एक स्फेयर की बाउंड्री पर, स्फेयर की
बाउंड्री पर इक्वली हर तरफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली ना, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये। तो एस ऑर्बिटल आपका डायरेक्शनल हुआ कि नॉन डायरेक्शनल हुआ? क्या हुआ? नॉन डायरेक्शनल। अरे यार एक स्फीयर का क्या डायरेक्शन यार? तो एस ऑर्बिटल या एस सबसेल, फिलहाल सबसेल बोल रहे हो, वो डायरेक्शनल हुआ कि नॉन डायरेक्शनल? पी वाला डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल? कैसे? जो आप डंबल लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बीच से एक्सिस पास कीजिए तो उस एक्सिस पर लटका हुआ। अरे कुल्फी देख रहे हो, कुल्फी, तो कुल्फी में क्या है? और बर्फ का गोला खाए हो भिंगो भिंगो के, तो बर्फ का गोला जो खाते हो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, वह स्फेरिकल है। लेकिन कुल्फी जो खाते हो तो पूरी कुल्फी को एक चीज पकड़े हुए, कौन सी चीज? एक एक्सिस पकड़े हुए, वो जो डंडा बीच से निकला हुआ है ना, स्टिक जो बीच में है, तो स्टिक क्या किए हुए, वो पूरी कुल्फी को पकड़े हुए। तो पी और सबसेल या ऑर्बिटल कह लो, वो वैसे ही वहां पे इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन का जो हमारा डिपोजिशन है उसको कौन पकड़े हुए? एक एक्सिस पकड़े हुए। क्लियर हुई चीजें? तो पी सबसेल डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। और एस क्या हुआ? नॉन डायरेक्शनल। डी क्या होगा? इवन मोर डायरेक्शनल देन पी, कारण वहां पर एक नहीं दो दो एक्सिस है, एक वाला ये वाला इसका एक्सिस और एक ये वाला इसका एक्सिस, है ना। तो चलो आ जाओ, यहां पर पॉइंट वाइज अपन लिखते हैं। एस सबसेल डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी equally scattered in all directions with spherical symmetry ना। किस सिमेट्री के साथ ये स्कैटर्ड है? स्कैटर्ड समझते हो? फैला हुआ, छितरा हुआ जिसको बोलते हो। तो इलेक्ट्रॉन की जो आपकी डेंसिटी है वो इक्वली स्कैटर्ड है किसमें? सारे डायरेक्शंस में विथ स्फेरिकल सिमेट्री ना। इसीलिए एस सबसेल को लोग क्या बोलोगे? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? ऐसे भाई साहब जब 7 बजे तक आप आते रहेंगे। चलो अगला, पी सबसेल क्या लिखा जाएगा? डायरेक्शनल। क्यों बोला गया लोग डायरेक्शनल? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइंग अलोंग द एक्सिस, नहीं लाइंग अलोंग द एक्सिस, सही है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आप देखिए, ये अगर आपका न्यूक्लियस है, आप अगर एक डंबल क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा डेंसिटी है वो आपको दिखेगा, लगेगा एक कुल्फी की तरह। क्या है? एक स्टिक पर टिका हुआ, उसी स्टिक में वो बंधा हुआ। इसके बाद भी हर जगह इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुआ है या नहीं? लेकिन ये वाला जो एरिया है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है नहीं। और इसी में एक बीच से क्या निकालते हो? एक्सिस निकालते हो। और इसी को क्या बोलोगे लोग? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलोगे ना। छोटू थोड़ा सा वॉल्यूम दो तो, हल्का सा आवाज जा रही है? एकदम सही है, पक्का? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइंग अलोंग द एक्सिस, तो हमारा पी वाला सबसेल क्या कहलाया? डायरेक्शनल। और एक वाला और है डी सबसेल, ये डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल? हाँ,
इवन मोर डायरेक्शनल देन पी सबसेल ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एक्सिस पर है, 2 एक्सिस पर है। आप ड्रॉ करते हैं तो एकदम बड़े आराम से आप कंफर्टेबली इस बात को समझ पाते हैं। एक एक्सिस आपको ये वाला मिला हुआ है और एक ये वाला नहीं। तो इस तरह से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एस से ज्यादा हो गई किसकी, पी की, और पी से ज्यादा हो गई किसकी, और इवन एस क्या है हमारा, नॉन डायरेक्शनल। क्लियर हो गए। और इसका आपको यूज होगा इस प्रॉपर्टी का केमिकल बॉन्डिंग में कि कौन सा केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जो नॉन डायरेक्शनल और वाइटल बॉन्ड बनाएगा या डायरेक्शनल वाला बनाएगा। डायरेक्शनल बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से या शेयर से बनता है ना। तो एस को स्फेयर है, दो स्फेयर को अगर आप शेयर कराना चाहेंगे तो स्फेयर एक पॉइंट पर टच होगा और डंबल एक कांटेक्ट एरिया लेकर टच होगा, इसीलिए जो डायरेक्शनल और वाइटल होगा वो बॉन्ड स्ट्रांग बनाता है। आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका एप्लीकेशन करेंगे कि एसएस बॉन्ड से स्ट्रांग होता है पीपी और पीपी बॉन्ड से स्ट्रांग होता है डीडी। तो इसका लॉजिक क्या निकल के आएगा, क्योंकि डी इज मोर डायरेक्शनल देन पी एंड पी इज मोर डायरेक्शनल देन एस। ठीक है, तो चलो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी था, डायरेक्शनल है बट वो एफ वाला सब हम लोगों को पढ़ना नहीं है, बट डायरेक्शनल। तो ये डुअल नेचर वाला वहां पे लिखना था, कहां पे, जहां डी ब्रॉगली वाला लास्ट क्लास हम लोगों ने मिस किया था, ये वाला, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वो ये ऐड करना। चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ भी कोई पूछोगे, क्लास आओगे रेगुलर तभी तो पूछोगे। हाँ, गायब रहे तो आने के बाद भी सुबह सुबह सोते, छोटू चाय लोगे, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे तो मंगवा दिया जाएगा, बस तुमसे चार्ज ले लिया जाएगा उसका। कॉफी, हाँ कौन लीजिएगा बताइए, किसने कॉफी डिमांड किया। अरे बोल बेटा कॉफी क्या, तुमको हम पोटेशियम साइनाइड का घोल पिलाएं, तुम बताओ तो किसने डिमांड किया। हम समझ सकते हैं सुबह सुबह नींद आती है। हाँ अच्छा, आती नहीं है सर, कसकर आती है। अच्छा, कभी सोचते हो पढ़ाने वाले को नींद आ गई तो क्या होगा। वही बात हुआ ना, बस ड्राइवर को नींद आ गई और तुमको नींद आई, दोनों में डिफरेंस है ना। चलिए, ऑर्बिट्स एंड सब ऑर्बिट्स, ध्यान दो अच्छे से। रिलेटिव प्रॉपर्टीज, ऑर्बिट्स एंड सब ऑर्बिट्स, रिलेटिव प्रॉपर्टीज, अच्छे से देखोगे लोग। एक तरफ रखते हैं ऑर्बिट को, ऑर्बिट का ही दूसरा नाम क्या है, शेल, और दूसरी तरफ रखते हैं अपन सब ऑर्बिट को, सब ऑर्बिट का ही दूसरा नाम है सबसेल, बोलते हो ना। ऑर्बिट को आप किस कॉन्सेप्ट से लाते हैं, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्लासिकल। किनका कॉन्सेप्ट है दिया हुआ, मोदी जी का, मोदी जी का। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, बोर्स मॉडल 1913 ना, बोर साहब उस जमाने के मोदी जी कहे जाते थे। सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिकल। अब आप सब ऑर्बिट को फिल कर पा रहे हैं, और ये समरफील्ड 1925-26 ये पक्का बंदा नींद में। क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट 25-26, और देने वाले साइंटिस्ट के लिए क्रेडिट क्या, बोलिए, अरे नाम तो बताओ। सिर्फ समरफील्ड, समरफील्ड कहां से लाए समरफील्ड, अरे कौन लाया समरफील्ड भाई,
हमने कब कराया है समरफील्ड? अरे चचा उचा का नाम ले रहे हो? अरे कहां से आवाज आई समरफील्ड? किसने इंट्रोड्यूस किया क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट? फिर समरफील्ड? क्या हमने करवा दिया क्या समरफील्ड? तो फिर समरफील्ड क्यों पूरी दुनिया लगे हुए हो? नहीं, ऐसा तो हमने कहीं कुछ नहीं लिखवाया। लो, हेजनबर्ग, श्रोडिंगर, डी ब्रॉगली साफ साफ लिखवाया है। चढ़ाए उड़ाए हो क्या बे? कितनी बार बोला है अगर लेने का मन करे तो शनिवार के रात को लेते हैं बेटा, और वो भी थोड़ा पानी ज्यादा मिला लेते हैं उसमें। आज ट्यूसडे है ना, छी 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 छी। शनिवार की रात को लिया करो कि रविवार को लंबा सोना है। सोमवार को लेकर के आ जाते हो। समरफील्ड का नाम ही नहीं कहीं आया, तो समरफील्ड समरफील्ड इधर उधर इधर हर जगह क्यों नाम ले रहे हो? दादाजी थे? श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगली, बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान। ये तीन मुख्य रूप से अपन बोलते हैं। नहीं, 1925 26 चला जाए। सेल को आप के एलिमेंट से दिखाते हैं। सब सेल को किस टर्म से दिखाते हो बेटा? एसपीडीएफ। एस स्टैंड्स फॉर शार्प, एस स्टैंड्स फॉर शार्प, P stands for principal, not principle, principal. D stands for diffused, and F has been extracted from fundamental. F को कहां से लिया गया? G को लिया गया है जनरेटेड से। तो वो KLMN से आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें, एस ब्लॉक पिछले दिन भी हमने बोला था कैपिटल एस से नहीं लिखते हैं। पी ब्लॉक बोला था हमने, पी ब्लॉक लोग कैपिटल पी से, डी ब्लॉक कैपिटल डी से नहीं लिखते हैं। हाय रे दुनिया, ब्लॉक वाला सारा स्मॉल से लिख लिया और जिसको स्मॉल लिखना चाहिए उसको कैपिटल से लिख लिया। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जब भी आप एसपी डी एफ जी एच सब ऑर्बिट का रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे तो स्मॉल लेटर्स। ठीक है, आइए मैथमेटिकली इस KLMN को सेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता। n इक्वल्स टू 1 2 3 आप पहले भी कर चुके हो। पहले सेल को n इक्वल्स टू क्या लिखते हो? 1। दूसरे सेल को n इक्वल्स टू, फर्क ये था कि पहले आपको ये समझ में आता था, हमने n जो रख दिया वो मैथ्स में जैसे अपन मान लेते हैं पहला संख्या n इक्वल्स टू 1, सेकेंड नंबर इज n इक्वल्स टू 2, पहले ये समझते थे। बट ये वो नहीं है, ये क्वांटम नंबर, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आया। क्लियर है? और ये एक संयोग है, आप इसको कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली n का वैल्यू आपको 1 से मिला। अगर 0 से मिल रहा होता या नेगेटिव में मिल रहा होता तो आप फर्स्ट सेल को -1 n के साथ जानते या 0 n के साथ जानते, जो भी आता। इसीलिए आप वहां n को जो काउंटिंग नंबर समझ रहे हो वो काउंटिंग नंबर n नहीं है, इंटीजर है, सब कुछ है, वेल एंड गुड। समझने के लिए, फील लेने के लिए फील भी ले लो, बट वो n है क्या? एक क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आया है, जिसका वैल्यू, और वैल्यू कहां से शुरू हो जाता है उसका? 1 से। ये एक संयोग। ठीक है, तो चलो क्या लिखा जाए लोग? मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय सेल को ना
क्या बोला हमने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एन ना, एन ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन गिवन बाय मोदी जी। ठीक है, गिवन बाय बोर। और सबसेल को, हाँ, सबसेल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? अजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या बोलते हो? या सेकेंडरी या सब्सिडरी, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। किसको जी? किस चीज को? सबसेल को। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? अजीमुथल, एजी नहीं बोलना, अजीमुथल, अजीमुथल, एजीमुथल नहीं बोला, घरवाली नहीं है तुम्हारी, क्वांटम नंबर है। अजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्या है? एल। इसको पुकारोगे बेटा, सॉरी, ये दिया गया था आपके चचा के द्वारा, गिवन बाय समरफील्ड। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए आपको ये नाम पता होना चाहिए कि हु डिड इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? बोर। हु डिड इंट्रोड्यूस अजीमुथल क्वांटम नंबर? समरफील्ड। एल, एल से रिप्रेजेंट करते हो। अब आ जाओ, कैसे इसको कनेक्ट करते हो? मतलब सेल को आप मैथमेटिकली एन से रिप्रेजेंट कर रहे हो और सबसेल को मैथमेटिकली एल से। जैसे के सेल है अगर आपका, तो आप क्या लिख रहे हो? एन इक्वल्स टू, एल सेल है, एन इक्वल्स टू 2। और महज अपन ये क्लियर कर रहे हैं अब कि ये एक काउंटिंग नंबर नहीं है, ये एक काउंटिंग नंबर नहीं है, ये सॉल्यूशन है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है मैथमेटिकल, बहुत सारी चीजें वहां से आती है, जिनमें से एक क्या है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है आगे और डिटेल में पढ़ोगे। तो ये आपका ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग किस चीज को? SWE। व्हाट डज इट मीन? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? तो रिप्लाई करोगे ना पीछे से, सिर्फ लग रहा अकेले हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही पढ़ रहे हैं। एस सबसेल के लिए ध्यान से, एल की वैल्यू 0। एस के लिए एल की वैल्यू देख रहे हो, सोल्यूशन में अब 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 से सही, वहां पे 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 से सही। इसलिए हमने बोला ये काउंटिंग नंबर मत समझ लो, वो आया है मैथमेटिकल सोल्यूशन ऐसा। पी के लिए आप क्या लगाते हो? एल की वैल्यू 1। डी के लिए एल की वैल्यू, एफ के लिए एल की वैल्यू, जी के लिए एल की वैल्यू 4 लेते हो। और ये भी इसी तरीके से कहां से आया है? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का मैथमेटिकल सॉल्यूशन है सारे क्वांटम नंबर। कितने तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4। कितने तरह के? 4। लेकिन इसमें से 3 ही तरह के क्वांटम नंबर होते हैं 4 में से, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चारों नहीं है, आगे सीखेंगे हम लोग। 3 ही तरीके का, एक स्पिन क्वांटम नंबर नहीं है उसका सॉल्यूशन। तो चलो ये वाला हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। किसी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? किसी nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2n²। तो उसी तरीके से किसी lth सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 2 × 12+1। ऑर्बिट को n से बोल रहे हो, nth ऑर्बिट, तो सब ऑर्बिट को किससे बोलोगे? lth सब ऑर्बिट।
ऑर्बिट को आपने बोला n से nth ऑर्बिट, तो सब ऑर्बिट को किससे बोलोगे? l से lth सब ऑर्बिट। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। एनी nth ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, और यहां से आप लाते हो के सेल, जब हम बोले तो n इक्वल्स टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, जब आप l सेल बोलते हो n इक्वल्स टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स, m में इस तरह से लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स, और n सेल में इस तरह से बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इधर भी आ जाओ। एनी lth सब ऑर्बिट can have maximum number of electrons equals to 2 into, क्या बोला लोग हमने? 2 into 12 plus 1, जहां पर L क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसेल को। ठीक है, तो अगर आपका S सबसेल है तो आपने बताना है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितना, एल की वैल्यू कितनी रखी जाएगी एस के लिए? एस के लिए एल, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए, पी के लिए, सुन तो लिया कर भाई, पी के लिए 1, एस के लिए, डी के लिए, जी के लिए 4, डी के लिए, जी के लिए कितना? 4, डी के लिए 2, पी के लिए एस, जी 4, डी, पी, एफ, जी, एस। टूटा नशा? टूटा? या आप नींबू पानी भी पिलाया जाए? तो L इक्वल्स टू 0, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2 ना। अच्छा, आप बोलते हो इसीलिए सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 4 का डिफरेंस याद करो, पहले करते थे ऑर्बिट में। तो बेसिकली क्या था लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट, कि अपना L का वैल्यू चेंज हो रहा, तो इस यहाँ पर L है 0, यहाँ L क्या है 1, तो L 1 आएगा, तो 2 into 1 plus 1, 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी वजह से समझ में आ गया, यही वजह था कि आपको क्या दिख रहा था बेटा, कि वो 4 का डिफरेंस आ रहा। डी सबसेल 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ वाले में 14, गुड। जी सबसेल 4 के डिफरेंस पर, इसी वजह से वो आ रहा था। ठीक है, तो किसी भी nth ऑर्बिट में 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2n स्क्वायर, और सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 into 12 plus 1। इसी को बहुत सारे लोग 4l plus 2 भी पढ़ाते हैं, वो भी सही है, लेकिन क्यों 2 लगा करके बोलना चाहिए, इसका एक अपना लॉजिक है, वो आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कभी सुने इसमें 4l plus 2 होता है इलेक्ट्रॉन? नहीं सुने हो? इसमें 4l plus 2 भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर है क्या बोलना? 2 into 12 plus 1। क्यों, ये आगे आप समझेंगे। अब आ जाइए, रेडियस की बातें करते हैं। रेडियस से पहले अब दोनों कॉन्सेप्ट को एक बार मिलाते हैं आराम से। तो मोदी जी कहते क्या है, सेल को तोड़ के सबसे ला रहा, सेल को रिजॉल्व करके सबसे ला रहा। मोदी जी बोल दिए, सॉरी बोर साहब, हाँ आप लोग समझ ही गए। बोर्स थियरी या बोर्स मॉडल में बहुत सारी खासियतें, बहुत सारे मेरिट हैं। बोर पहले ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने एटम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करी, जिन्होंने एटम में अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट किया, जिन्होंने एटम में एनर्जी को कैलकुलेट किया, पहले ऐसे साइंटिस्ट रहे। तो बोर के नाम पर बहुत सारी क्रेडिट्स हैं। छोटू सोओगे तो बॉटल फेंक के मारेंगे। तुम दोनों को कह रहे हैं, और डेली सो रहे हो आजकल, तुम पहले नहीं सोते थे तुम। अरे यार, तुम पिछले दिन भी बता रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। पिछले दिन क्या बताया था?
कुछ बताए थे पिछले दिन। अच्छा, पिछले दिन बारिश में भीग गए थे। तो यदि नींद आती है तो घर पे रहो ना। सुबह सुबह 6-7 बजे यार कौन सोता है? तब वो सोता है जब बेड पे पड़ा रहो, उठ के आ गया तब कौन सोता है? बैल भी नहीं सोता है 6-7 बजे में, बैल भी उठ जाता है। मत सोइए ना छोटो, ठीक है? चाय लेंगे, मंगवा दिया जाए आपके लिए। मनीष सर मंगवा रहे हैं अभी, तो फिर आ जाएगा। लोगे? अब की बार सोए तो गाना गवाएंगे। तो सोने से जैसे नींद में जाओ उससे पहले एक गाना याद कर लो कि कौन सा गाना आजकल ट्रेंड में कौन सा चल रहा है। एक नया आया है, तेरी कुरमाई के दिन आ गए, सुने हो? अरे नहीं सुने हो? आजकल बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग है। दिन आ भी गए, सही बात भी है, शादी वाले दिन। तो देखना बेटा अच्छे से। तो बोर कहते हैं, हाँ हमने बोला बोर मॉडल में बहुत सारी खासियतें, क्योंकि पहली बार किसी ने स्पीड, रेडियस, एनर्जी, बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन करा, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन उस मॉडल की सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी खामी यही है कि जब वो क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट आता है, इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर मिल रहा होता है, उस समय में ये अपने कॉन्सेप्ट को उस कॉन्सेप्ट से लिंक कर देते हैं। नहीं आया समझ में? क्योंकि अपना गलत हो रहा है, तो हमारा जब गलत हो रहा है तो अपनी गलती को छुपाने का एक सबसे अच्छा तरीका है क्या? दूसरे की गलती को ढूंढो। इसीलिए बोर साहब को मोदी जी कहा जाता है, बाकी तो आप समझदार हैं। हाँ, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पूरा का पूरा इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट से क्या कर दिया? लिंक कर दिया। क्या दोनों लिंक होने लायक है? दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? अलग अलग चीजें हैं। वो एक सर्कुलर पाथ है, 2 डायमेंशनल, और ये डेफिनेशन शुरू ही करता है इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस। वो भाई साहब कहते हैं इलेक्ट्रॉन चलता है, और ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है। कोई पाथ हो ही नहीं सकता इतनी हाई स्पीड के साथ, और ये क्या कहते हैं? एक सर्कुलर पाथ पर चलता है। तो क्या इस कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट से जोड़ा जा सकता है? दोनों बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन बावजूद इसके बोर साहब क्या करते हैं? अपने कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करना मतलब समझ रहे हो बेटा? मतलब हाँ, लिंक करना। जैसे समझो ना, ऐसे समझो ना, मेडिकल टर्म्स में हम लोग बड़ा अच्छा हम एग्जांपल दे देते हैं। आप ये भी बोलते हैं, डॉक्टर्स आपको दवा देते हैं, गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या को दिल पे मत ले लेना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? दवा खाइए, बाकी भगवान की मर्जी। हाँ, और आपको दुआ की जरूरत है। आप क्या कर रहे हैं? एक साइंस वाले कॉन्सेप्ट को एक अज्यूम्ड कॉन्सेप्ट से, अनसीन कॉन्सेप्ट से, जिसको नहीं जानता है लोग क्या है, उसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है, उससे आपने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। अब मान लो पेशेंट मर गया, हा? तो मर गया तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? ईश्वर की मर्जी के सामने किसी का कुछ चला है क्या? मतलब अपने फेलियर को कनेक्ट कर लिए, किससे? दूसरे से कनेक्ट कर लिए। अब मान लो उस समय में बच गया, मर गया, तुम लकड़ियां वकड़ियां जोड़ जार लिए, चलो अब निपटा देते, हो गया, एक आध दिन रोध हो ही लिया जाए। अचानक कई बार सुने होंगे न्यूज वगैरह में कि मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है और लोग जी उठते हैं। बहुत बार होता है, अक्सर कोविड टाइम में बराबर हुआ, सील पैक कर दिया और रख दिया, वो ले जा रहा है तो अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। कोविड में खूब हुआ था इस तरह का। तो मान लो क्या हुआ, अनाउंस हो गया कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये नहीं रहे, और उस समय में अचानक दिखा कि वो तो जी गए, मतलब लाइफ आ गई। अब फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं? ईश्वर की मर्जी। समझिए, इसमें एक लॉजिक है, लेकिन क्या किया गया? इसको कनेक्ट किया गया, बस समझने के लिए। डेफिनेटली किसी मेडिसिन ने लेट से असर किया होगा बेटा।
क्या हम गॉड का वाकई साइंस में रीजन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो किसी मेडिसिन ने लेट से असर किया होगा, या कोई फंक्शन होगा, दवा होगा, वो एक्टिवेट हो चुका, कोई फंक्शन एक्टिवेट हो गया जो शायद कुछ देर के लिए रुक गया होगा। तो चीजों को समझिए, एक्चुअल चीज क्या है और हम कनेक्ट किस चीज से कर रहे हैं। तो ऑर्बिट नाम का कोई चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से कोई सर्कुलेट नहीं करता है सर्कुलर पाथ पर, इलेक्ट्रॉन तो डिलोकलाइजेशन में रहता है। इसको इससे कनेक्ट कर देना क्या है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इसीलिए अगर आपसे एक लाइन में बोल दिया जाए बोर के तमाम पाप में से सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो बोलिएगा दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ने का। सबसे पहली लाइन अब यही हम लोग लिखने वाले हैं। क्वेश्चन इसको आईआईटी ने भी पूछा हुआ है, बिगेस्ट शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर मॉडल। शॉर्ट कमिंग, खामियां। क्लियर हुआ? उतने ब्रिलियंट थे तो ऐसा क्यों किए? डाल्टन साहब बेवकूफ थे, लेकिन तब भी क्या बोल रहे थे डाल्टन साहब? एटम डब्बा है डब्बा। थॉमसन साहब को बेवकूफ समझ रहे हो, जो नोबेल प्राइज जीत करके गए और जो इस रदरफोर्ड के क्या थे, टीचर, गुरुजी थे। तो तुम क्या कहना चाहते हो मेरे ऊपर? पेटवा दबा देंगे बेटा। अपने आप को होशियार ना समझे जाते। तो कंबाइनिंग इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो, क्लासिकल एंड कौन सा बेटा? क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। और ये जो पॉइंट है इसके बारे में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? बिगेस्ट शॉर्ट कमिंग या ड्रॉबैक कह लो ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, कि वो ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, सब ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से लिंक करता। इस पॉइंट को हाईलाइट भी कर लो थोड़ा, ठीक है? अब आ जाओ कैसे करते हैं। ये कहते हैं किसी भी nवें ऑर्बिट को n तरह के सब ऑर्बिट में रिजॉल्व किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। या रफली इसको ऐसे समझो, क्या ऐसा बोल सकते हो कि सेल के अंदर सब सेल है? नहीं, सेल सर्कुलर है, प्लेनर है, तो एक प्लेन के अंदर 3 डायमेंशनल कैसे हो गया? नहीं बोल सकते हो ना, सेल के अंदर है। सेल को तोड़ा गया, समझो जैसे जिस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया उसको समझा कैसे जा सकता। सेल को रिजॉल्व किया गया सब सेल में, ऐसे बोल लो। जैसे मान लो कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, कोई वेलोसिटी वेक्टर, तो एक्चुअली ये एक लीनियर पाथ पर इसकी वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब एक लीनियर डायरेक्शन है इसका। लेकिन आप क्या इसको तोड़ते नहीं हैं वी वाई और वी एक्स में? तो आपने क्या किया, एक डायरेक्शन में चल रही चीज को उसके 2 डायरेक्शन की स्पीड में या उसको जाने पर फोर्स किया। तो क्या कर रहे हैं, वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप हम लोग 3 डायमेंशनल वे में तोड़ते हैं ना, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो एक ऑर्बिट को रिजॉल्व जस्ट किया गया है किसमें? सब ऑर्बिट में। उससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। तो ध्यान दो किस तरीके से बोला गया है, एनी nth ऑर्बिट इज, any nth orbit is resolved to, हाँ गुड, n सब ऑर्बिट्स। किसी भी nवें ऑर्बिट को लो, कितने सब ऑर्बिट्स में तोड़ा गया बोलो? nवें ऑर्बिट, मतलब अगर 5वां ऑर्बिट है तो कितने सब सेल में तोड़ा जाएगा? 5। अगर दूसरा ऑर्बिट है तो कितने सब सेल में तोड़ा जाएगा? 2। तो nवें ऑर्बिट को कितने सब सेल में तोड़ा गया? n। तो आ जाओ, ध्यान दो अच्छे से, पहले ऑर्बिट को तोड़ रहे हैं, n इक्वल्स टू 1। कितना इलेक्ट्रॉन? आराम से आराम से, कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसको तोड़ रहे हैं तो कितने सब सेल्स मिलेंगे इससे आपको? 2 क्यों मिलेगा? n इक्वल्स टू 1 है ना, इलेक्ट्रॉन 2 है, सेल तो फर्स्ट है, तो कितने सब सेल मिलेंगे आपको? 1। कौन सा सब सेल मिलेगा? s। क्या मिला आपको? कोई दिक्कत? l इक्वल्स टू क्या आया यहां पे?
L इक्वल्स टू 0। और कितना इलेक्ट्रॉन, अगर n इक्वल्स टू 2 लिया जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो कितने सब सेल्स में तोड़ोगे? 2 सब सेल्स। कौन कौन सा? 8 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक S आएगा और एक P। ध्यान से, अब यहां पे 2 लगा लो और 2P लगाओ। यहां क्या लगाओगे? तो 2S एंड 2P। 2S के लिए L का मान और कितने इलेक्ट्रॉन्स, और 2P के लिए L का मान कितने इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वेक्टर के कंपोनेंट्स को जोड़ के वेक्टर वापस ले आते हो, वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वापस उस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ले आ रहे हो। किसी को कोई दिक्कत? अब इस तरीके से हम लोग किस सेल को तोड़ने जा रहे हैं? थर्ड को ना, ये सेकंड था। चलो आ जाओ थर्ड को तोड़ते हैं। n इक्वल्स टू, बोलो 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोल बेटा क्या क्या टूटेगा? 3 सब सेल्स, 3s 3p। चलो बताओ, L इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, L इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन, और L इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। और सबको ऐड करने पर वापस से वो 18 आ रहा। एक और एग्जांपल ले लो। अगर n इक्वल्स टू आपने 4 लिया, कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ? 32 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। चलो किस किस में तोड़ोगे? 4s 4p एंड 4f। चल बताओ बेटा, L इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो। L इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन, और सारे को ऐड करने पर वापस आ गया। एक चीज बताओ, किसी भी सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे? ये सेल वैल्यू पर, सेल नंबर के वैल्यू पर डिपेंड करेगा या नहीं? किसी भी सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा? सेल नंबर के वैल्यू पर। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक ही सब सेल होएगा, अगर वो सेकंड ऑर्बिट है तो 2 सब सेल होएगा, अगर वो फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 सब सेल होगा। लेकिन हर बार L की वैल्यू शुरू कहां से होगी? हर बार L की वैल्यू शुरू कहां से होगी? क्लियर हो गया? और जरा देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में L समाप्त हो गया 0 पर, सेकेंड ऑर्बिट में L एंड कर गया 1 पर, 2 पर नहीं 1 पर। थर्ड ऑर्बिट में L कहां पे एंड? तो फर्स्ट ऑर्बिट में L कहां पर एंड किया? फर्स्ट में 0 पे, सेकंड में L कहां पे समाप्त हुआ? 1 पे, थर्ड में, फोर्थ में। इसका मतलब हुआ बेटा कि अगर कोई nth ऑर्बिट लिया जाए, क्या लिया जाए? तो यहां पर L 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक पहुंचेगा बताओ? क्लियर हो गया? तो n डिपेंड किया L पर या L डिपेंड किया n पर? n डिपेंड किया L पर या L डिपेंड किया n पर? वेरी गुड। तो L इज द मेंबर ऑफ सेट n, बोल सकते हो। और L का मिनिमम मान क्या है और L की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कोई डाउट है इसमें किसी को? हाँ मैक्सिमम लिखाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। L की मिनिमम वैल्यू 0 और L की मैक्सिमम वैल्यू n-1। ठीक है, अब आ जाओ। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है?
ध्यान से 2n², कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? अच्छा देखना आराम से, देखना बेटा, इसमें अब ढेर सारे सब ऑर्बिट आ गए उसी nवें ऑर्बिट को तोड़ के। मान लो ये कौन सा ऑर्बिट लिया गया? अरे 2n² किस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? nth ऑर्बिट में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nth ऑर्बिट में। अब इसको तोड़ा गया सब ऑर्बिट में, तो पहले l = 0 जब आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 2l + 1 वेयर l is 0। बोलो इस वैल्यू में बेटा ऐड करोगे कौन सा वैल्यू? 2 × 2l + 1, दिस टाइम l = 1। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या हो रहा? nवें ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इस ऑर्बिट को हम लोग तोड़ रहे हैं किसमें? सब ऑर्बिट्स में। तो अपन जब इसको सब ऑर्बिट में रिजॉल्व करेंगे तो इसमें जितने सब ऑर्बिट्स होंगे सारे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब ऐड करेंगे तो वापस किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ जाएगा? ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर है चीजें? तो चलो आ जाओ, प्लस फिर से क्या करोगे? 2 × 2l + 1 l = इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे और कहां तक बढ़ोगे? 2 × 2l + 1, आखिरी बार क्या लोगे टर्म बेटा? l = n-1। क्या आपको यह समझ में आया अच्छे से? तो इसको और दूसरे तरीके से देखो आईआईटी ने कैसे क्वेश्चन प्रेजेंट किया। क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? होगा ना? तो इसको देखो बेटा कैसे प्रेजेंट किया गया। 2n² = बार बार 2 × 2l + 1 जोड़ रहे हो तो वी अज्यूम समेशन 2 × कांस्टेंट बाहर 2l + 1 वेयर l रेंजेस फ्रॉम 0 to। आपको यह समझ में आया? तो 2n² एक्सप्रेशन को 4 तरीके से आईटी ने पूछा, जिसमें एक ऑप्शन में यहां से 2 गायब था, एक ऑप्शन में यहां से उसने 1 से स्टार्ट करा था l = 1 से, और एक ऑप्शन में स्टार्ट तो 0 से करा बट वहां पर समाप्त n पर कर चुका था। समझ गए? तो ये एक बड़ा अच्छा इक्वेशन आ गया जो उसी को दूसरे तरीके से मैथमेटिकली लिखा गया। किसी को अब इसमें कोई परेशानी? हाँ बेटा 2 मल्टीप्लाई है ना, वो बाहर है मतलब कांस्टेंट है। 2 के वैल्यू से कोई फर्क, मतलब अंदर के क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ रहा, नेट जो वैल्यू आएगी अंदर वाले क्वेश्चन की उसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये सभी को आ गया समझ में? किसी को इसमें कोई परेशानी, कोई डाउट है तो बोल लो। है छोटू? 2 × 2l + 1 ये समेशन सिंबल है ना, समेशन करते हैं ना अपन, वही। चलो अब हम लोग बात करते हैं रेडियस पर, ऑर्बिट रेडियस, सब ऑर्बिट रेडियस। ऑर्बिट रेडियस आपने खूब अच्छे से पढ़ा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस एन के पढ़े हो ना, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लो कोई लेट एनी, या ऐसे लिखो रेडियस, सबसे पहले आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलते हो? ठीक। अब मान लो कि कोई nth ऑर्बिट has been resolved to its suborbits। किसी nवें ऑर्बिट को रिजॉल्व किया गया इसके किसमें? सब ऑर्बिट्स में। सही है? तो कोई nth ऑर्बिट को रिजॉल्व किया आपने सब ऑर्बिट्स में, तो मान लो आ गया ns, np, nd, nf। आराम से सीखोगे। कहां तक जाएगा या कहां तक रुक जाएगा ये डिपेंड करेगा किस पर? n के वैल्यू पर। अगर n 2 है तो कहां पे रुक जाएगा बेटा? 2p पर। अगर n की वैल्यू 4 है तो वो कहां तक जाएगी वैल्यू लेके? f तक। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये कहां तक जाएगी? 3d तक जाएगी। सही है? तो किसी ऑर्बिट को हमने डिफरेंट सब ऑर्बिट्स में तोड़ दिया। अब आराम से सुनोगे। ऑर्बिट हमने बार बार बोला फील करने के लिए, बस एक ऑर्बिट को नंबर के रूप में फील कर लो। सब ऑर्बिट अलग चीज है, वो अलग चीज है, ये स्पेस है। तो जो s है वो एक एरिया होगा। मान लो आपका चौथा ऑर्बिट है, चौथा सेल है, 4th ऑर्बिट, तो 4s एक एरिया होगा स्फेरिकल।
4p एक डंबल एरिया हो, नहीं समझ में आया, और 4d एक डबल डंबल एरिया, कुछ डिफरेंस समझ में आया? ns किसी nवें ऑर्बिट का s, नहीं डिस्टेंस को भी जरा गौर करो मेरे हाथों को ठीक से, s p समझ में आया? क्या दिखाया? सर का स्क्रू ढीला है, यही दिखाया। S और P को आपने गौर किया बेटा, मैंने क्या किया, ये देख S और P क्लोज है न्यूक्लियस के, D तो S और P के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। केमिस्ट्री में इस चीज को बोला जाता है पेनिट्रेशन। क्या बोला जाता है? तो अपन बोलेंगे कि S और P सब ऑर्बिट्स आर हाईली पेनिट्रेटेड, ड्रिल्ड अंदर की ओर, वेधित। और D और F के लिए पेनिट्रेशन वर्ड ही यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत दूर में। क्लियर हुआ अच्छे से? तो S और P सब ऑर्बिट्स का जो एरिया होगा वो काफी क्या होगा, पास, और D और F का जो एरिया होगा वो काफी दूर। तो ध्यान दो, ये न्यूक्लियस, ये देखो मैंने मान लिया बेटा S, क्या S इस शेप का है क्या? नहीं, वो एरिया हमने ऐसे दिखा दिया। तो P भी यहीं पे आसपास है कहीं, लेकिन D क्या है? आपको ये समझ में आया? तो हमने क्या बोला आपसे लोग, पेनिट्रेशन बढ़ रहा, पेनिट्रेशन इंक्रीजेज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एसपीडीएफ में पेनिट्रेशन ऑर्डर क्या होगा, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, तो पेनिट्रेशन इधर बढ़ा। तो आप यहां से दो पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलोगे? पहला पॉइंट, S एंड P सबऑर्बिट्स आर हाईली पेनिट्रेटेड, S एंड P सबऑर्बिट्स आर हाईली पेनिट्रेटेड। समझ में आया लोग? बोलो। और वहीं क्या बोलोगे बेटा DF के बारे में? इसके लिए पेनिट्रेशन वर्ड ही यूज नहीं करोगे, बोलोगे D एंड F सबऑर्बिट्स आर लार्जली डिस्टेंट, सबऑर्बिट्स आर लार्जली डिस्टेंट, मतलब काफी दूर है। कौन कौन? D और F सबऑर्बिट्स काफी दूर है, जबकि S और P क्या है, काफी पेनिट्रेटेड है अंदर की ओर। क्लियर हुई चीजें अच्छे से? ठीक है। अब रेडियस के मिले जुले एग्जांपल्स अगर आपसे डिस्कस किया जाए, रेडियस अगर आपसे पूछा जाए कि जल्दी से बताओ 4s 4p 4d 4f में किसकी ज्यादा होगी, तो n लगाओगे या l? अच्छा, आपको समझ में आ गया, रेडियस n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और l के भी डायरेक्टली हुआ, पता चला? अरे L के भी ना डायरेक्टली हुआ जी, L बढ़ा तो रेडियस बढ़ गया। तो ये बताओ लोग, अगर 4s 4p 4d 4f में आपसे हमने रेडियस पूछा तो आप L लगाने जा रहे हो या L? L, क्योंकि n क्या है सब में, सेम। तो आप बोलोगे कि सर इधर जाने पर L इंक्रीजेज, दैट्स वाई रेडियस इंक्रीजेज। कोई डाउट? अच्छा चल नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं। अगर लोग दिया हुआ है 1s 2s 3s 4s, अब बताओ रेडियस किधर ज्यादा होएगा, n लगाओगे या l? n ना, तो n इंक्रीजेज, दैट्स वाई रेडियस। ठीक है, अब दोनों को मिला के लगाया एग्जांपल, 2p 3s, 2p एंड n किधर बढ़ रहा है बेटा, राइट, और L किधर बढ़ रहा है, लेफ्ट। तो अब अपने पास एक कंफ्यूजन आया कि N लगाएं या अपन L लगाएं। क्या लगाओगे? यदि मामला फंस जाए रेडियस के लिए तो पहले N लगाओगे प्रेफरेबली। तो रेडियस किसका ज्यादा बोलोगे इस तरह से, बोलो 2p की या 3s की, किसकी रेडियस ज्यादा होगी? इसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेंगे, किसको लेंगे, n को या l को? n को।
इसीलिए अगर एक एग्जांपल ये दिया जाए 4s एंड 3d, तो रेडियस किसकी ज्यादा होएगी? इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, वो 3d की ज्यादा बोलते हैं एनर्जी के कारण। याद है आपको एनर्जी 3d की ज्यादा थी, तो एनर्जी के कारण वो 3d की बोल देते, वो गलत है। रेडियस किसका ज्यादा होगा? 4s और 3। रेडियस के लिए पहले प्रेफरेबली क्या लगाओगे? एन लगाओगे। क्लियर हो गया? तो एस और पी सब ऑर्बिट आपको फील करना है कि वो न्यूक्लियस के काफी क्या होता? क्लोज। और डी और एफ सब ऑर्बिट क्या होता? काफी। ये काफी डिस्टेंस में फर्क होता। मान लो एक फास्फोरस एटम ले लोगे ना, लेट मान लो ऐसा, तो फास्फोरस का रेडियस ऑफ 3s देखो 0.47 एंगस्ट्रॉम। 0. रेडियस ऑफ 3p देखो कहां पे है? 0.54 एंगस्ट्रॉम। अब रेडियस ऑफ 3d देखो कहां है? 2.4 एंगस्ट्रॉम। आपको कुछ समझ में आया कितना का फर्क है? इसलिए हमने क्या बोला आपसे, एस और पी जो सब ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली पेनिट्रेटेड होते हैं, जबकि डी और एफ सब ऑर्बिट बहुत डिस्टेंस पर होता। इसीलिए आप ऐसे इसको ऐसे फील करो कि एस वाला जो स्फीयर है ना, सोचो सोचो अच्छे से, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में और वही एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में, और इक्वल टाइम के लिए, बराबर समय के लिए दोनों को डिलोकलाइज होने के लिए आपने छोड़ा, तो एस का क्लाउड क्या बनेगा? डेंस। एस का क्लाउड कैसा बनेगा? फील करो, डेंस बनेगा पूरा। लेकिन क्या डी का क्लाउड डेंस बनेगा? डी बड़ा एकदम फटा फटा सा डिफ्यूज्ड नहीं, एकदम बड़ा मतलब थीन डेंसिटी दिखेगी, पतली डेंसिटी दिखेगी डी में, लेकिन एस का क्लाउड डार्क दिखेगा आपको। समझ में आया? इसीलिए डी सब ऑर्बिट जो होता है ना एटम में, हम लोग बोलते हैं कि इसके ढकने की क्षमता बड़ी खराब है, शील्डिंग एबिलिटी बड़ी पुअर है, और एस बड़े जबरदस्त तरीके से न्यूक्लियस को ढक लेगा। फिर से न्यूक्लियस को कौन सा सबसेल अच्छे से कवर कर लेगा? एस या डी? समझ में आया क्यों? क्योंकि एस हाई डेंसिटी है तो क्लाउड बहुत डेंस है, लेकिन डी क्या है? बहुत दूर है तो इसकी डेंसिटी बहुत थीन है, बहुत पतली है, बहुत कम डेंसिटी है, इसलिए क्या वो न्यूक्लियस को ढक पाएगी अच्छे से? तो इसको बोलते हैं हम लोग शील्डिंग पावर, शील्डिंग एबिलिटी या पावर किसकी ज्यादा होती है? एस की। और डी की अच्छी होती है या खराब? बहुत खराब। डी की एबिलिटी बहुत खराब। तो ये आगे आप इस चीज को समझें। कोई यहां तक किसी के पास कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, कुछ भी अगर मन में आ रहा। बोलो छोटू। बैक। एसपीडीएफ के नहीं, उसके आगे भी लिख सकते हो, एफ के बाद जी लिख सकते हो। बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो रेडियस वाला क्लियर। हाँ छोटू बोलो। लास्ट वाला कौन वाला? लास्ट वाला शील्डिंग। ये वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया? सो रहे थे तो छोटू इसमें सेल सेम है ना यार, तो सब ऑर्बिट का रेडियस डिपेंड रेडियस किस चीज पर करेगा? एन और एल दो चीज पर, तो एन इस बार सेम है तो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पर क्या सेम है? एल सेम है सब सेल, तो किस पर डिपेंड करेगा? सेल पर। और यहां क्या है? दोनों डिफरेंट है, तो किससे पहले हम लोग कंसीडर करें? एन से, सेल से। और यहां भी क्या है? दोनों डिफरेंट है, सेल सब सेल, तो किससे कंसीडर करें पहले? एन से। सेल और सब सेल में पहले प्रायोरिटी पे रेडियस किसी से? कोई दिक्कत किसी को? चलो अब इसके बाद एनर्जी, क्या बात किया जाए? एनर्जी। आप ऑर्बिट एनर्जी को अच्छे से पढ़ चुके हैं, बढ़िया से हमने डिस्कस किया हुआ। एक बार फिर से लिख लो, थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ कर दे रहे। क्या क्या बोलते थे आप ऑर्बिट एनर्जी के बारे में? याद करो। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
एन एंड डेल्टा ई पढ़ चुके थे। और यहां से इसको हमने सॉल्व किया था एनर्जी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब n इक्वल्स टू 1, E1 से बड़ा E2, छोड़ दो बहुत बार लिखा हुआ, E3 उससे बड़ा, और गैप में E1 E2, मतलब पहले और दूसरे ऑर्बिट का जो एनर्जी गैप होता है वो आगे के सारे ऑर्बिट के एनर्जी गैप के सम से अकेले क्या होता है, बड़ा। फिर दूसरे और तीसरे ऑर्बिट के एनर्जी का गैप जो होता है वो आगे के सारे ऑर्बिट के एनर्जी गैप से अकेले सम करके क्या होता है, बड़ा। ये आपने अच्छे से करा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं, किस पर आते हैं, सब ऑर्बिट एनर्जी पर। ध्यान से, जब आप सब ऑर्बिट एनर्जी की बातें करते हैं तो दो तरीके के सिस्टम की इसमें बात होती है। एनर्जी में अचानक से दो तरीके का सिस्टम डील होता है। एक डील होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक डील होता है मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छे से सीखना पड़ेगा। आप यहां से इंपॉर्टेंट चीजें सब स्टार्ट हो रही है। एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरा डील होता है मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और दोनों सिस्टम में एनर्जी अलग तरीके से डील होती है, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब वैसा एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, वो एरिया है बोर साहब का, हमने आपको बताया था, वो एरिया है किसका, बोर का। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन के जैसा कौन एटम है वन इलेक्ट्रॉन वाला, बोलो। He पर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले आओ, Li पर बेटा 2 प्लस, Be पर 3 प्लस। नहीं समझ में आया? तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला एटम ले लो, या ऐसा एटम लेकर के उस पर इतना प्लस डाल दो कि वापस 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो सोडियम आएगा इसका एग्जांपल, या Na पर 10 प्लस आएगा, Na पर 10 प्लस आएगा, Na नहीं आएगा, डायरेक्ट एग्जांपल। क्लियर है? अब आ जाओ। मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो समझ ही रहे हो, जिसमें एक से ज्यादा हो गया, H या H माइनस, LINAS, ये सब आ गया। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी के थियरी को डील करता है बोर्स थियरी। एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डील करता है कौन? आप जो कुछ भी इसमें एनर्जी के बारे में जानेंगे और सीखेंगे, कौन डील करेगा? और मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी को डील करता है क्लेचकोव-स्काइज रूल। गलियाए नहीं है बे, साइंटिस्ट का नाम है। एक बार फिर से बोले, क्लेचकोव-स्काइज N+L रूल। क्या क्या नाम रख लेता, हम लोगों से पूछ लेता। हम लोगों के यहाँ बड़ा प्यारा प्यारा नाम होता, गुड्डू, मिड्डू, पिंटू, चिट्टू, सिंटू, बिट्टू, महेश नहीं, गणेश, सुरेश, दिनेश, दिलीप, संदीप, प्रदीप। मम्मी पापा बड़ा प्यार से नाम रखते हैं, उसके बाद दुनिया सबके नाम में या, वा, टा, का, चा सब लगा देती है। नहीं, महेश हुआ, गणेश हुआ, सुरेश हुआ, यही होता है ना। दिलीप हुआ, ऐसे ही करते। लग रहा है जिंदगी से मोहब्बत नहीं रही। कुछ नाम में बेटा नहीं जोड़ा जा सकता, अगर जोड़े तो परमपिता परमेश्वर को प्यारे हो जाओगे। कभी ट्राई करके देखना, सपने में भी। इसीलिए ये लोग ऐसा नाम रखता है। तुम लोगों के नाम में भी जुटता है। जैसे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आयुषी। तो इसका कैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं? आयुषिया। तुम्हारा नाम? आकृति। जान के अभी सोच के ऐसा बोली कि जिसमें डिफिकल्ट हो जोड़ना। नहीं, यही बात ही है। तुम्हारा नाम सोनी है। सबसे अच्छा ऑपरेशन होता है पूजा नाम का, पूजिया। हाँ बेटा, कुछ नाम रिस्पेक्ट से लेते हैं। चलो देखो, तो एनर्जी के लिए दो सिस्टम। हम लोगों ने रेडियस के लिए दोनों सिस्टम में अलग अलग नहीं डिफाइन किया, लेकिन एनर्जी को वाकई दोनों सिस्टम में अलग अलग तरीके से डिफाइन करना हो। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पूरी एनर्जी को डील कौन सा थियरी करेगा? बोर्स थियरी। अब कैसे डील करेगा ये आगे देखते हैं।
और जबकि मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पूरी एनर्जी को डील करेगा n+l रूल। साइंटिस्ट का नाम याद रखना जरूरी नहीं, आप n+l रूल सिंपल बोले, ठीक है। अब इस चीज को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको कौन सा, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा एनर्जी के लिए। आप बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 पढ़ रहे हो। हमने बोला आपसे बेटा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आप 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट फिजिकल और एक पार्ट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप उसका क्वालिटेटिव पार्ट पढ़ रहे हो, जिसमें किसी भी चीज का मतलब कैलकुलेशंस हम लोग नहीं करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट। पर्टिकुलरली वैसा पार्ट हम लोग इनऑर्गेनिक में कवर करेंगे जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, क्योंकि इस पार्ट का पूरा फोकस, इस चैप्टर का ही पूरा फोकस क्या अपना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना। एलिमेंट बोलने के साथ उसका एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर और कॉन्फ़िगरेशन अपने दिमाग में तुरंत क्लिक करे। इस चैप्टर का पूरा फोकस ही वही है। और कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो एसपीडीएफ में, फिर एसपीडीएफ को तोड़ते हो बॉक्स में। इसीलिए हम लोगों ने इस पार्ट में सेल, सबसेल और ऑर्बिटल पर अपना पूरा फोकस बनाया हुआ है। और ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 9-10 से थोड़ा तो आइडिया है, या हमने भी करवाया है, ये एनर्जी पर बेस्ड होता है। क्या बोलते हो बेटा, बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करते हैं, तो एनर्जी के बारे में आना चाहिए ना। तो बाकी चीजें तो इसकी भूमिका थी, असली चीज एनर्जी ही है। यही एनर्जी जब आप सीखोगे तब जाकर के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर पाओगे, जिसको अगले क्लास में हम लोग करते हैं। चलिए नोट करवाते हैं आपको, स्टार्ट कीजिए नोट करना, तेजी से स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले क्लास में, आज सब ऑर्बिट्स से ऑर्बिटल्स पर नहीं जा पाए, नेक्स्ट क्लास में ऑर्बिटल्स पर पहुंच जाए। क्या क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। बड़े हाइब्रिड बच्चे हो यार। अच्छा, वहां जाके आराम से लिखते हो। चलो नोट करो।